नमस्कार। द बात कही गई आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं खास मेहमान उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य श्री रामचंद्र सिंह प्रधान जी। प्रधान जी से आज उनके जीवन के तमाम सारे कहे अनकहे पहलुओं के बारे में तथा अन्य उनके राजनीतिक अब तक की जो यात्रा रही है उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। स्वागत है सर आज हमारे पॉडकास्ट द बात कही में आपका। सर, एक सवाल, जैसे जब भी हम लोग आपसे मिलते हैं, हाँ। मुस्कुराता हुआ चेहरा, हमेशा हंसते हुए मुस्कुराते हुए, कैसी आप मतलब इस राजनीति में रहते हुए आप इतना मुस्कुरा कैसे लेते हैं? देखिए, बात मुस्कुराने की नहीं है भाई। आदमी को हमेशा खुश रहना चाहिए, जी हमेशा तनाव में रहना। भाई हम लोग तो वो राजनीतिक व्यक्ति हैं, स्वाभाविक है। तमाम व्यस्तता के बावजूद जो आपसे मिलता है उससे अगर आप तनावपूर्ण बात करेंगे तो कैसे बात बनेगी भाई। अगर आप हम लोग तो उस टाइप के आदमी हैं कि भले अंदर से दुखी हो, बाहर से तो हंसना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति को इस जीवन में अपने प्रसन्न रहना चाहिए और दूसरों को प्रसन्न ही रखना चाहिए। नहीं, जैसे बाकी नेताओं से मिलते हैं तो उनका बहुत स्ट्रेस वाला फेस कभी कभी देखने को मिलता है, लेकिन प्रधान जी से जब भी मिलो तो मुस्कुराते ही रहते हैं। लेकिन मेरी तो सबको सलाह है कि हर आदमी को खुश रहना चाहिए और खुश लोगों को भी रखना चाहिए। जी। अच्छा सर, एक जैसे अगर आप राजनीति में ना होते तो आप क्या होते? अब राजनीति में ना होते तो उसके बारे में क्या मैं कहूँ कि राजनीति में ना होता तो क्या करता। मैं तो एक बहुत साधारण परिवार से आया, गांव से आया, और ऐसे गांव से आया जो बहुत रूरल एरिया में था, ग्रामीण क्षेत्र में, जहाँ पर जब हम लोग पैदा हुए तो हमारे गांव में तो लाइट भी नहीं थी, कच्ची गलियारे थे, पक्की सड़कें भी नहीं थी, पक्के मकान भी नहीं थे। तो वहाँ से आया हूँ तो स्वाभाविक है कि हम लोग शहर में आए, पढ़ने आए, और पढ़ते पढ़ते छात्र राजनीति में आए, छात्र राजनीति से मेन राजनीति में आ गए। पिताजी सर आपके क्या करते थे? मेरे पिताजी एक छोटे मोटे किसान थे, साधारण किसान थे, साधारण परिवार था जी। और खेती बाड़ी करके अपना परिवार चलाते थे जी। और उसी में हम लोगों को पढ़ा लिखा के इस लायक बना। जी। अच्छा, जैसे मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि अगर प्रधान जी राजनीति नेता नहीं होते तो क्या होते? बिजनेसमैन होते या क्रिकेटर होते, खिलाड़ी होते, क्या होते प्रधान जी? मैं एक लाइन में आपका जवाब चाहता हूँ। देखिए, अब एक सवाल में तो मैं क्या कहूँ आपसे कि जो अगर मैं नेता ना होता तो स्वाभाविक है कि कहीं नौकरी वोकरी का प्रयास करता। जी। क्योंकि एक साधारण परिवार से आया हुआ व्यक्ति जब छोटे से जब बड़ा ही बनता तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासा होती कहीं नौकरी पाके और अपने परिवार को खुश रखे। आप कितने भाई बहन हैं सर? हमारे 2 भाई हैं, एक छोटा है हमसे, हमारी 6 बहन हैं। जी। अच्छा, जैसे गांव, क्योंकि आपने बताया कि मेरा गांव बहुत ही इंटीरियर था, वहां पे सड़कें नहीं थी, लाइट की व्यवस्था नहीं थी, बचपन जो है बहुत ही एक तरह से देखा जाए तो सामान्य अभाव में ही हाँ रहा। बिल्कुल, बहुत तो शानदार। एक ऐसे परिवेश में पला हुआ बच्चा, बहुत से लोग होते हैं कि जो कक्षा 8, 7, 6 उस समय की बात की जाए तो इतना इससे ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाते थे, आगे चल के कहीं कमाने नौकरी देखिए देश प्रदेश चले जाते थे। देखिए अंकित जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति को जी। अपने बच्चों को दूसरी परेशानियां होती हैं और बच्चों को पढ़ा लिखा के पढ़ाना लिखाना चाहिए, अच्छी शिक्षा दीक्षा देना चाहिए। ये मैं अपने पिता पे गर्व करता हूँ जी। कि वो एक साधारण परिवार के छोटे किसान थे, कोई बहुत बड़े जमींदार नहीं थे, और वो छोटी मोटी किसानी करके हम 2 भाई 6 बहनों, जी। हमारी सब बहनों को उन्होंने पढ़ाया और पढ़ा लिखा करके उनकी शादी बारात अपना परिवार चलाया। जी। और ये मैं उन पे गर्व इसलिए करता हूँ कि एक छोटे किसान साधारण परिवार से जी। साधारण साधारण व्यक्ति कभी हम लोगों को खेती बाड़ी में नहीं उलझाए, जी। और अगर खेती बाड़ी में उलझाते तो शायद मैं यहाँ तक ना। तो उनका जोर बिना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दिया, जी। बच्चों की परवरिश पे ध्यान दिया जी। और हम लोगों को अच्छे संस्कार दिए। जी।
मैं समझता हूँ कि वो निश्चित तौर पे बड़ी परेशानियां झेले होंगे सर। और परेशानियां अपने को कष्ट उठा करके हम लोगों को पढ़ा लिखा के इस लायक बनाया। तो मैं तो अपने पिता का उदाहरण देता हूँ लोगों को जी। कि भाई ऐसे परिवार से जन्म लेने के बाद और साधारण सब किया सबको, तो सबको अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो पिताजी ने तो आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी भेजा रहा होगा पढ़ने के लिए, डॉक्टर, इंजीनियर या साइंटिस्ट बनने के लिए, आप नेता बन गए। अब देखिए हमारे पिताजी तो इस मैं समझता हूँ ये कुछ शायद ही सोचे हों, लेकिन ये जरूर जरूर सोचा होगा कि बेटा पढ़ लिख के कुछ बनेगा। तो डांट नहीं पड़ी सर जब आप राजनीति की तरफ जाने लगे, छात्र संघ राजनीति की, बेटा बिगड़ जाओगे बहुत ही। नहीं नहीं, डांटने डांटने का कोई मतलब नहीं था। हमारे पिताजी ने, हमारे पिताजी को पूरा तरह से हमें फ्रीडम था कि हम जो करेंगे, जो हमारा बेटा करेगा अच्छा करेगा। उनका जोर था पढ़ने लिखने पे, पढ़ाई लिखाई करे और अच्छा इंसान बने, ये उनका जोर। मुझे लगता है उनका कभी ये नहीं रहा कि तुम कोई अफसर बन जाओ या कहीं नौकरी करो या क्या करो, उनका इसमें कोई जोर नहीं था। उन्होंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं, मुझसे नहीं कहा जी। तो ये उनका ये नहीं था कभी। तो आपने कैसे ये सोचा कि मुझे महामंत्री का चुनाव लड़ना चाहिए? जैसे बहुत सी युवा अब जानना चाहते हैं कि रामचंद्र प्रधान जी की कैसी यात्रा है, तो इसके बारे देखिए में। ये क्या होता है अंकल जी, जब आए पढ़ाई लिखाई करने पढ़ते पढ़ते, अब उस समय छात्र राजनीति का एक माहौल था। और मैं तो इतना मैं बताऊं आपको क्या जी। हुआ कि जब मैं आया था लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ने, तो यहाँ पर हॉस्टल भी, जी। हॉस्टल में शुरू शुरू में हॉस्टल नहीं मिलता था। आज का माहौल बदल गया जी। यूनिवर्सिटी का भी। अब तो मेरिट पे या अभी 10 वर्ष सिफारिश पे मुझे लगता नहीं मिलता हॉस्टल। जी। और उस समय क्या होता था कि हॉस्टल में वही लोग रहते थे, परमानेंट जिनके कब्जे होते थे, जी। और बाकी बाहर वालों की एंट्री उसी की होती थी जो उनका शिष्य बन जाए। जी। तो मैं तो जब पढ़ने आया तो एक हमारे रमाशंकर शुक्ला जी थे जो मुझे लेके आए थे, जिन्होंने मेरा एडमिशन कराया। जी। और शुक्ला जी के पास भी कोई कमरा नहीं था हॉस्टल में, जी। तो वो कुछ दोस्तों के साथ किसी कभी इस कमरे में कभी उस कमरे में, किसी के साथ हम भी उनके साथ, मतलब दोनों लोग बेगाने थे। बेगाने थे, तो उनके साथ रुकते थे। तो यार मुझे कुछ दिन तो बड़ा अजीब सा लगा। तो फिर मैं क्या करता था कि मेरे पास एक बैग होता था, हालांकि, और बैग में एक चादर रखता था और एक जोड़ी कपड़ा और रखता था। तो जिस छात्र संघ भवन में के बाहर एक लॉन था, गर्मियों के सीजन में तो उसी छात्र संघ भवन में एक पंडित जी कैंटीन चलाते, जी। बड़ी कैंटीन थी उनकी, और छात्र संघ भवन भी हमारा बड़ा हुआ। उस लॉन में जब दिन भर क्लास करके, कुछ दोस्तों से दोस्ती यारी भी हो गई बहुत लोग, जी। तो क्लास करके जो शाम को अपना वही बाहर कैंटीन वैंटीन में बताओ थे, तो उस लॉन में मैं अपना चादर बिछा कर सो जाता था। जी। और जब गर्मी में सवेरे, तो स्वाभाविक है कि 5 बजे सो के उठ जाएगा, तो उठ के नहा धो के तैयार होके, तो मुझे कोई जान ही नहीं पाता था कि ये रहता कहाँ है। और अपना वही बैग वैग रख देते उस कैंटीन में, और उस कैंटीन से फिर मैं अपना तैयार वैयार होके वो क्लास चला जाता था। थोड़े दिन बाद कुछ दोस्तों से संबंध हो गए, कुछ लोगों से संबंध हो गए, अपने आप हो ही जाता है। फिर मैं हॉस्टल में एंट्री पाया, बड़ा संघर्ष की और मतलब आपकी। लगभग ये क्रम हमारा 6-7 महीने चला। 6-7-8 महीने तक मैं ऐसे ही कैंटीन में सोता था। और जब मैं छात्र संघ का महामंत्री बना, तो उस कैंटीन का हमारे पंडित जी का बड़ा बहुत बकाया था छात्र संघ के ऊपर। जी। तो मैं जब महामंत्री बना तो मैंने कहा पंडित जी का पेमेंट होना चाहिए। तो मैंने कहा भाई अगर लीगल पेमेंट है तो उनका क्यों नहीं हुआ। जी। तो मैंने पेमेंट किया, मुझे वो याद आया कि यार मैंने बहुत जी। सोया। तो इस तरह चला दौर,
और फिर अपना हॉस्टल में रहे, छात्र राजनीति शुरू। लखनऊ यूनिवर्सिटी के बड़े किस्से सर, जैसे जो भी जहाँ के पढ़े हुए छात्र नेता हैं या कोई आज राजनीति में है, तो उनके साथ अगर बैठिए, इस लखनऊ यूनिवर्सिटी की यात्रा के बारे में बात करिए, तो बताते हैं कि बड़ा मार झगड़ा लड़ाई हुआ करता था। हाँ हाँ, तो कुछ ऐसी आपकी भी कोई? देखिए क्या होता था कि पहले लखनऊ यूनिवर्सिटी में लड़ाई झगड़ा मारपीट तो अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई के लिए होता था, लेकिन मर्डर नहीं होते थे, या कोई इस तरह की जानी दुश्मनी पुश्तैनी दुश्मनी तो होती नहीं थी। अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई होती थी। मान लीजिए 150 हमारे समर्थक हैं, 150 आपके हैं किसी के, तो आपस में भिड़ गए, तो हम अपने समर्थक की तरफ से, वो अपने समर्थक की तरफ से, तो झंझट गोली बम भी चलते थे, तो बम भी चलते थे जो, वो भी हवा में चलते थे, कभी किसी के ऊपर नहीं चलते थे। वो थोड़े दिन बाद एक माहौल सब बदला, कुछ ऐसे लोग भी आ गए जिन्होंने सब मर्डर सडर करने लगे, उसके बाद माहौल खराब हुआ। आपने भी कभी बम उम मारा? नहीं नहीं नहीं, बम सब तो लड़के फड़के तो चलाते ही रहते थे इस समर्थक, लेकिन मैंने कहा ना कि बम बाजी भी करते थे हमारे लखनऊ यूनिवर्सिटी में। तो एक हमारे यहाँ शब्द कहा जाता था भौकाल, जी। तो भौकाल वकाल देने के लिए इधर भीड़ भीड़ इधर है तो इधर मार दिया कि आवाज हो, लेकिन किसी को चोट चपेट नहीं आती थी। ऐसी झगड़े होते थे, और ये स्वाभाविक है, छात्र जीवन में ये सब तो होता ही रहता है, होता था। जी। लेकिन कभी ये नहीं होता था, क्रिमिनल तो थे नहीं। लड़ाई झगड़े अगर कभी होते भी थे, या तो वर्चस्व के लेके होते थे, या शहर के कहीं हजरतगंज या आईटीए जहाँ पर भी, तो छात्रों का झगड़ा ज्यादातर होता था तो खाने को लेकर होता था, या किसी कपड़े की दुकान पे, जूते की दुकान पे, ये छोटे मोटे झगड़े हो जाते थे कि भाई ठीक है, ये कंसेशन नहीं दे रहे, ये नहीं कर रहे, उसी में झगड़े होते थे। बाकी कोई दुश्मनी वाले नहीं होते थे कि, और ना मुझे लगता है कोई इस तरह का कोई माहौल। ऐसा कोई एक आध वाकया बताइए कि जब खाने के लेकर के झगड़ा हो गई हो और बम मार दिया गया हो। अरे नहीं नहीं, ऐसा तो बहुत सारे वो मामले हुए, तो वो अब नहीं ठीक है छात्र नेता सर अक्सर होता क्या है कि मतलब दुकानों पे खा लेते हैं और वहां के बिल भुगतान नहीं करते हैं, तो क्या आपने भी कभी? बहुत बार हुआ ऐसा, बहुत बार हुआ ऐसा, और होता भी था। और बाद में हम लोग कहते थे क्या, हालांकि ये सब बातें कैमरे के सामने कहना ठीक नहीं है, लेकिन होता क्या था, जब हम लोगों को पैसे ऐसे तो होते नहीं थे जी। तो अब खाना तो खाना ही था। जो चार छात्र नेता होने से पहले की बातें बता रहे, किसी होटल में गए तो कोई यार पहले खा लिया जाए, तो झगड़ा तो होना ही, चाहे 10 रुपए में हो चाहे 100 रुपए में हो, तो भाई झगड़ा करके भागना ही है, तो चाहे 10 रुपए में भागे चाहे 100 रुपए में भागे, तो सब लोग पहले खाना खा लो, उसके बाद बात करते हैं इससे जो करना। तो ये सब होता रहता था, ये कोई बात नहीं। अच्छा सर, जैसे रामचंद्र प्रधान जी ने इंटरकास्ट मैरिज की, हाँ जी। तो कब मुलाकात हुई आपकी, क्या वृत्तांत है, जैसे अरे नाम से यार, मुलाकात? अरे देखो ये तो यार सब उस समय छात्र जीवन में जब हम लोग स्टूडेंट थे, नेता नहीं थे, तो हो गया बस। जी। अच्छा, मैम भी लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ा करती हाँ थी? वही पढ़ते थे। आप भी छात्र राजनीति में थी? ना वो छात्र राजनीति में नहीं थी। जी। मैं छात्र राजनीति में भी मैं बाद में ही आया, उनसे संपर्क के बाद। अच्छा। पहले तो मैं स्टूडेंट ही था जी। छात्र राजनीति में आया, वही संपर्क हो तो गया। जब घर वालों को पता चला कि आप एक मतलब अंतरजातीय विवाह करने जा रहे हैं या फिर करने की इच्छा ये तो स्वाभाविक है कि विरोध तो होगा ही, जी, दोनों तरफ से विरोध होता है। पिताजी ने डांटा? हाँ थोड़ा बहुत तो डांट पड़ती है। तो सर कैसे मनाया आपने ससुराल पक्ष को और अपने वो घर? धीरे धीरे अपने आप मान जाते हैं वो। जब माहौल ऐसा कोई माहौल बनाया मनाने का, ना हमारी तरफ से ना उनकी तरफ से, लेकिन कुछ धीरे धीरे जब समय बीतता है, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि देखिए कोई भी व्यक्ति, आपकी कोई व्यक्ति हो, अगर आप प्रोग्रेस करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अच्छा काम करने लगते हैं, तो जो आपकी पीछे की बुराइयां हैं, थोड़ी बहुत बुराई तो सब में होती है, एक भगवान को छोड़ के तो सब में बुराई होती है।
तो वो जो छोटी मोटी बुराइयां पीछे की होती है वो दबती चली जाती है। अगर आप अच्छा करते जाइए तो वो बुराइयां पीछे हो जाएंगी, फिर आपकी अच्छाइयां आगे आएंगी। सर इसलिए जब अच्छा आप करते रहेंगे तो ये सब चीजें तो भूल जाते हैं, फिर धीरे धीरे बहुत घनिष्ठता अपने आप बढ़ जाती है। सर, अच्छा दोनों पक्षों में किसे मनाने में ज्यादा कठिनाई हुई, नहीं, मैम के पक्ष को या आपके पिताजी को? मैं समझता हूँ किसी को बहुत मनाने की जरूरत नहीं पड़ी। सब अपने आप समय बीतता गया, हम लोग अपना काम करते गए, थोड़ा आगे बढ़ते गए। संघर्ष तो हमारे जीवन में बहुत रहा। हमारा तो स्थिति ये रही कि मैंने तो खुद कुआं खोद के पानी पिया, एक कहावत नहीं सर। क्योंकि मुझे तो राजनीति में भी कोई विरासत में नहीं मिला, ना ही मेरे पास कोई संपत्ति मेरे पिताजी के पास थी जो विरासत में मिली हुई। थोड़ा बहुत जो था वो था। और लेकिन ये बात सही, जो मुझे पिताजी ने मुझसे संपत्ति दिया, जो विरासत में संपत्ति मिली, वो उनका कल्चर। वो मेरे पिताजी एक बात कहा करते थे, बचपन से मुझे याद है, कि बेटा बेकार से बेकार भली। वो गांव की कहावत है तुम्हारे, यानी अगर किसी बेकार बैठे हो तो किसी की बेगार कर दो। बेगार में जिसका कोई मेहनता ना मिले, ना मिले। किसी के लिए कुछ भलाई करोगे तो स्वाभाविक है कि 10 लोगों के साथ करोगे, एक दो ऐसे तो मिल ही जाएंगे जो ये आपका एहसान मानेंगे और आपके प्रति उनकी एक वो हो जाएगा कि एक सिंपैथी होगी कि भाई ये अच्छा आदमी। तो ये मेरे पिताजी कहा करते थे कि बेटा बेकार से बेकार बैठे, अगर तुम बेकार बैठे हो इसलिए किसी का कुछ भला करो, किसी का कुछ काम करो जी। तो वो मुझे बचपन से वो सब चीजें जो उनका उनकी ये थी, उसी वजह से हम अपना काम करते गए। और अच्छा, रामचंद्र प्रधान जी अब लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र संघ महामंत्री हो चुके हैं, बसपा की तरफ कैसे आए और बसपा से कैसे जुड़ा हुआ? हाँ, असल में क्या है कि जब छात्र राजनीति से मैं बाहर निकला तो उस समय बीएसपी थोड़ा नई पार्टी थी। नई पार्टी तो पुरानी बन चुकी थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों का आकर्षण बीएसपी की तरफ बढ़ रहा था। तो उसी में मैं भी प्रभावित होकर के बीएसपी की तरफ गया। और बीएसपी में जब गया तो मुझे कुछ चीजें ठीक लगी, उनकी आइडियोलॉजी ठीक लगी और बहुत चीजें हम लोगों ने बचपन से लेकर वहां तक देखी थी। तो इसलिए बीएसपी में जब गया तो बीएसपी में हमने काम किए, काफी काम किए। और बीएसपी में रह के मैं, मुझे लगता है 6-8 महीने, 6 महीने ही मैं बीएसपी में गया ही था 99 में। उसके बाद उन्होंने मुझे जिलाध्यक्ष बना दिया। जी। अच्छा, हम लोग छात्र राजनीति से आए, तो छात्र राजनीति में जब तक किए तब तक ये पार्टियों की राजनीति से तो कोई मतलब रहता नहीं था। जी। हम तो अपने विधायक को नहीं जानते थे, कौन हमारा विधायक है, कौन हमारा सांसद है। जी। मेरा उससे कोई काम ही नहीं था। जी। मेरा कोई काम पड़ता भी नहीं था, ना उसमें कोई इंटरेस्ट था। हम लोग छात्र राजनीति में भी इतना रम बस गए थे कि हम लोगों को लगता था कि हम ही सबसे बड़े नेता है। तो उस समय जब मैं बीएसपी में गया तो जब उन्होंने मुझे छात्र जिला अध्यक्ष बनाया तो मुझे लगा यार मुझे क्या बना दिया। हम लोग तो सारा पूरे प्रदेश में घूमते हैं, सारे प्रदेश में लोग, हम लोग चूंकि छात्र राजनीति करते थे जी। तो एक उस समय की छात्र राजनीति भी अलग थी। जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी, बीएचयू से जो भी यूनिवर्सिटियां थी, यानी प्रदेश भर की जो यूनिवर्सिटी थी, गोरखपुर, तो उनका सबका एक बड़ा समूह होता था। जी। अगर कोई छोटी घटना भी होती थी तो उस समय छात्र संगठन बहुत एक्टिव रहते थे। जी। और सब किसी न किसी मुद्दे पे अच्छा एक आंदोलन खड़ा होता था। और छात्र राजनीति, ये बात सही है कि राजनीति की पहली कक्षा नर्सरी है वो। जी। आज भी आपको देखने को मिलेगा कि जो लोग जी। छात्र राजनीति करके राजनीति में प्रवेश किए, जी। वो चाहे जिस पद पे हो, उनका काम करने का ढंग
भी आज भी छात्र राजनीति ही जैसा होगा। तो आपके साथ के कोई छात्र नेता हैं अभी राजनीति में? बहुत सारे लोग, हमारे ब्रजेश पाठक जी हैं, जी हम लोग से सीनियर थे वो, जी और लेकिन हम लोग एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़े, एक ही साथ रहे, बहुत सारी चीजें। वो आज डिप्टी सीएम है। दयाशंकर सिंह हमारे साथ थे, वो आज मंत्री हैं। बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, कहा जाता है जब आप बसपा में थे तो वो लोग कहते, मतलब लोग इस तरह से, मतलब इसकी चर्चा भी अभी भी करते हैं, पहले भी कहते थे कि अगर रामचंद्र प्रधान से मिल लिए तो समझो काम हो गया, कोई भी काम हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। लेकिन हाँ, हमने कहा ना कि छात्र राजनीति करने वाला व्यक्ति, चाहे उसकी बात, उसका काम बने या ना बने, वो भाई काम बने ना बने इसका तो हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते। लेकिन ये जरूर है कि हम अपने व्यक्ति की, जो पीड़ित व्यक्ति है, वो हमारे नेचर में है कि हम उसकी पैरवी करेंगे। अगर वो कोई उसके साथ अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है, तो आज भी इस राजनीति में भी मैं अपने कार्यालय में बैठता हूँ, मेरे पास 150 लोग रोज आते हैं, तो उनकी मैं बात सुनता हूँ। अगर उससे डीएम से बात करना है, एसपी से बात करना है, थानेदार से, जो जिससे बात करना है, तो हम उसकी, आज मुझे लगता है कि भाई हमको उसकी बात करना चाहिए। राजनीति में एक चीज मेरे मन में और आती है पंकज जी, कि देखिए, जी जब कोई आदमी परेशान होता है, जी कोई पीड़ित होता है, जी किसी चीज से पीड़ित होता है, तो हम आप कोई भी होता है, जी तो ईश्वर से प्रार्थना करता है और सुबह मंदिर में जाता है कि हे भगवान हमारा ये काम हो जाए। बन जाए, हो जाए, प्रार्थना करता है जी ईश्वर से। या फिर आपके दरवाजे आता है, आपको, इसका मतलब ये ईश्वर ने आपको इस लायक बनाया कि उन्होंने अपना प्रतिनिधि तरीके से आपको बना दिया। जी जो आपके दरवाजे पे 100 लोग, 50 लोग आ रहे हैं, आपसे अपनी विनती करने आ रहे हैं, अपनी समस्या बताने आ रहे हैं, वो ये समझते हैं कि भगवान के बाद आप हैं जो उनकी मदद कर सकते हैं। जी तो फिर तो आपको, जो ईश्वर ने आपको पावर दिया, उस पावर का बेजा इस्तेमाल न करिए, उन दीन दुखी लोगों के लिए इस्तेमाल करिए और उस उनके काम को करिए। ये हमारे नेचर में है। अगर मैं आज यहाँ घर पे बैठा हूँ, तो मुझे लगता है कि कभी कभी खलन जैसा लगता है कि यार सवेरे रात में आए, मान लो 1 बजे आ रहे, 2 बजे आ रहे, किसी पॉलिटिकल काम से, शादी बारातों के माहौल में देर से आए, या कोई और काम से देर से आए, तो स्वाभाविक है तैयार होने में देर हो गई। लेकिन सवेरे हमारे यहाँ कभी कभी 7 बजे आदमी आ गए, 6 बजे आ गए, तो मैं कोशिश करता हूँ उससे मिलूं, जी और उसको मैं कभी भगाता नहीं, अवॉइड नहीं करता। मैं कहता, अरे भैया रुक जाओ, अच्छा बताओ क्या, अगर बहुत जरूरी ना हो तो किसी अधिकारी से बात करना तो क्यों 6 बजे कराओगे, अर्जेंट है तो रात में 2 बजे भी करेंगे। तो ये हर व्यक्ति को ये बात सोचना चाहिए, बस उसके, जो ईश्वर ने उसको शक्ति दी या उसको जो सम्मान दिया, समाज ने सम्मान दिया, तो वो उसके काम आना चाहिए। बसपा में रहते हुए बहन जी से आपकी मुलाकात मायावती जी से पहली बार कब हुई? पहली बार मैं छात्र राजनीति से जब आया, तो मेरी उनसे मुलाकात दिल्ली में, जी। और दिल्ली में मैं, कहा जाता है कि बिना किसी के साथ मुलाकात नहीं होती थी, तो आपकी मुलाकात किसके साथ हुई? हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ मैं गया था दिल्ली, वहीं उनसे मुलाकात हुई। तो मौर्य जी और से आपकी पुरानी दोस्ती है? नहीं, उस समय ज्यादा दोस्ती तो उस समय नहीं थी, किसी मित्र के साथ संबंध थे उनके, तो उनसे वो ले गए मुझे, और उसी दिन मेरी मुलाकात हुई। वहीं पर उन्होंने मुझे पार्टी ज्वाइन करा दी। जी तो ये हुआ, और उसके बाद में जब यहाँ आया, तो जब यहाँ आया अंकल जी, तो मुझे लगा कि यार मायावती जी से मिल लिया तो पार्टी ज्वाइन, तो अब सब ठीक है। जब मैं यहाँ, उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली से लखनऊ आऊँ तो आप मुझसे मिल लो। जी तो जब वो यहाँ आई, मैं मिलने गया, तो वहाँ कोई मुझे मिलने नहीं दे रहा था। एक वो यहाँ क्या नाम था उसका, डॉक्टर था वो, जफरुल हक, जी वो गेट पे बैठता था। मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार मुझसे तो भाई ने कहा था, तो उसने कहा अरे नहीं, मुझसे तो नहीं कहा। सब अंदर चले गए, मैं बाहर। तो हमारे साथ वाले जो यूनिवर्सिटी के सब लड़के थे, 4 6,
वो कह रहे भाई साहब छोड़िए, कहाँ आप फंस गए। तो हमने कहा रुको भाई, धैर्य रखो। तो बहरहाल तो मिलना जुलना शुरू हुआ, फिर ऐसे हो गया। सर आपने स्वामी प्रसाद मौर्य जी का नाम लिया, तो स्वामी प्रसाद जी की तो विचारधारा एकदम विपरीत हो गई है भाजपा के। वो राम को बताते हैं कि जो है रामचरितमानस को गलत बताते हैं, सब पर सवाल खड़ा करते हैं। देखिए अंकल जी, वो उसके पहले भी किसी और दल में थे, वो भी बीएसपी में बाद में आए थे। कभी कभी क्या होता है, अपने आदमी निजी स्वार्थ के लिए अपनी विचारधारा बदल देता है और फिर उस पे तर्क कुतर्क भी होते हैं। अगर मुझे लगता है कि मैं अगर सही हूं, तो फिर हमको उसी विचारधारा में जाना चाहिए। दूसरी विचारधारा में जाए, फिर इधर आज हो गए, कल उधर फिर चले गए, फिर परसों उधर फिर चले, ये नहीं होना चाहिए जी। तो स्वामी प्रसाद जी जैसे बीएसपी में थे, ठीक है, बीएसपी की आइडियोलॉजी थी, या आपकी विचारधारा और बीएसपी की विचारधारा मिलती जुलती तो बीजेपी में क्यों आए, नहीं आना चाहिए। 5 साल रहे, मंत्री भी रहे, 5 साल रहे, मंत्री रहे, विचार नहीं बदल पाए आप। विचार नहीं, विचार हम नहीं बदल पाए। विचार तो वो तो बदले ना। जी जो भाजपा में आए तो उन्होंने अपना विचारधारा बदली, जी। तो फिर वो उनको नहीं समझ में आया, 5 साल बाद फिर बदल गए। तो ये उनकी अपनी सोचना है, उस पर मैं क्या कहूँगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये ठीक है, उस समय उन्होंने क्या सोचा होगा, बाद में क्या सोचा। फिर आपका नाम लेने पे सर जैसे लोग बाबू सिंह कुशवाहा के साथ आपको जोड़ देते हैं, इसके पीछे ऐसा क्यों? देखिए अंकल जी, मैंने कहा ना, मेरा एक नेचर है, तो मैं जिसके साथ भी रहता हूँ, जिसके भी संबंध मुझसे जिससे हो गए, तो फिर मैं उसको दिमाग से नहीं, दिल से उसके साथ रहता हूँ। जिस व्यक्ति, हाँ जैसे ये बाबू सिंह जी से मेरे बड़े भाई छोटे भाई जैसे संबंध पहले थे, तो ऐसे आज भी है। मैं आज भाजपा में हूँ, वो समाजवादी पार्टी के सांसद, बीएसपी में हम उनके साथ रहे, और धीरे धीरे उनसे नजदीकियां इतनी हुई कि मेरे उनके रिश्ते सगे भाई जैसे हो गए। तो आज राजनीतिक हमारी विचारधारा, उनकी विचारधारा अलग अलग, जी लेकिन जब मैं बीएसपी में छोड़ी तो उन्होंने समाजवादी पार्टी में भाभी जी को ज्वाइन कराया था। जी। तो हमसे उन्होंने कहा कि तुम, तब मैं विधायक था, जी उन्होंने कहा तुम समाजवादी में, वो तो जेल में थे, जी। उन्होंने कहा भाभी के साथ तुम चले जाओ, मुलायम सिंह जी से मिलो। मैंने कहा भैया मैं समाजवादी में नहीं जाऊंगा, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो भाजपा में जाऊंगा। तो मेरे रिश्ते पॉलिटिकली अलग हैं और उससे अलग हैं, मेरे व्यक्तिगत रिश्ते हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं, आज भी है, मैं उसको नकारता नहीं। मेरे बड़े भाई छोटे भाई जैसे रिश्ते आज भी हैं, जी लेकिन मैं, मेरा पॉलिटिकल नहीं। जी। वो चुनाव लड़ रहे थे समाजवादी पार्टी से, मैं उनके प्रचार में नहीं गया, मेरे सगे भाई जैसे हैं। वो आपका मन नहीं बदल पाए कि या आप उनका मन नहीं बदल पाए? अब मैंने तो उनका मन बदलने का थोड़ा प्रयास किया था, लेकिन बात बनी नहीं। लेकिन ये सही है, लेकिन मैं, और पार्टी ने तो मुझे वहां भेजा भी नहीं तो शायद मुझे उनके खिलाफ प्रचार करने जाता, नहीं जाता, अपनी पार्टी के पक्ष में जाता। लेकिन उस समय वही जो पार्टी का निर्देश था, जहाँ जहाँ भेजा गया मैं गया। तो बड़े भाई के खिलाफ छोटा भाई हाँ पार्टी मैं के प्रचार? जाता, बिल्कुल जाता। जी अगर पार्टी तो पहले थी भाई, जी। मैं कुछ वहां कर पाता ना कर पाता बात की बात थी, लेकिन वो तो करते हैं, पार्टी तो स्वरूप पर ही है। जी पहले तो पार्टी रिश्ते बाद में होंगे। जी। लेकिन खैर ऐसी स्थिति आई नहीं, शायद पार्टी ने ऐसा सोचा हो, या जो भी हो। जी। पार्टी को पता चल गया कि आपका रिश्ता? नहीं, रिश्ता मुझे सब मेरे पार्टी वाले जानते हैं सर है।
और मेरी पार्टी इस सब चीजों से ऊपर भी सोचती है। मेरे जानते हो रिश्ते, जी। लेकिन कभी नहीं कहा। आप जब बसपा में थे उस दौरान आपकी पत्नी महिला आयोग की उपाध्यक्ष थी, आपके भाई जिला पंचायत अध्यक्ष थे हाँ और आपके साले योगेश तिवारी जी भी राज्य मंत्री हुआ करते थे। हाँ। पूरा देखिए परिवार। देखिए परिवारवाद की बात तो हमारी भाजपा में होती, वहां तो होती नहीं थी। जी। वहां तो ये था भाई कौन जीत सकता है, जी। कौन उपयुक्त रहेगा। तो वहां की आइडियोलॉजी अलग थी, वहां की विचारधारा अलग थी, वहां का अपना पार्टी सिस्टम अलग था, यहाँ का अलग है। जी। यहाँ परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाता। जी। और मैं समझता हूँ बहुत परिवारवाद को बढ़ावा होना भी नहीं चाहिए। जी। और हमारी भाजपा भी जी। परिवारवाद के इस तरह के खिलाफ नहीं है। जी। परिवार हमारे तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जी। गृह मंत्री जी, पार्टी अध्यक्ष, सब लोग ये बात कह चुके सब। कि परिवारवाद इस तरह का नहीं है जिस तरह का प्रोपोगंडा किया जाता है। जी। परिवारवाद में वो आता है कि जैसे कांग्रेस में जी। नेहरू जी, जी। इंदिरा जी, जी। राहुल जी, जी। राजीव गांधी, जी। संजय गांधी, फिर राहुल गांधी, जी। सोनिया गांधी, ये परिवारवाद। जी। अब परिवारवाद कैसे, मान लीजिए अगर कोई इंदिरा जी थी तो राजीव गांधी तो पायलट थे। जी। तो इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर थी, संजय गांधी राजनीति में थे। जी। वो अगर राजनीति में आते तो उसको परिवारवाद से नहीं जोड़ा जा सकता, जी। क्योंकि वो ठीक राजनीति कर रहे थे और राजीव गांधी तो पायलट थे। जी। वो तो इंदिरा जी के तुरंत बाद चूंकि उनका उत्तराधिकारी बनाया गया, जी। अब राजीव गांधी के बाद फिर राहुल गांधी आ गए, प्रियंका गांधी आ गई। जी। इस तरह के लोग, ये परिवारवाद यानी कि परिवार के अलावा कोई दूसरे व्यक्ति की एंट्री नहीं है, वो विरासत है। जी। और जहां विरासत हो जाएगी वहां परिवारवाद होता है। जी। आप समाजवादी पार्टी के लिए नेता तो मुलायम सिंह जी थे। जी। तो उसी तरह से जो परिवार का ही व्यक्ति होगा उसको बाहर का होगा ही, ये नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई हमारा बेटा राजनीति करना चाहते हैं तो राजनीति में कहाँ रोक है। जी। ऐसा भी नहीं है कि हम भाजपा की राजनीति करते हैं तो वो समाजवादी पार्टी की करेगा या बसपा की करेगा या कांग्रेस की करेगा, ऐसा तो करेगा नहीं। जी। करेगा तो भाजपा की। जी। तो भाजपा में रह के उसे काम करना पड़ेगा, जी। इसलिए उसको ये नहीं मिलना चाहिए कि वो मेरा बेटा है जी। या मेरी पत्नी है इसलिए उनको मिलना चाहिए, नहीं। जी। अगर उनका भी रोल है, जी। वो भी पार्टी में काम कर रहे हैं, तो पार्टी में ही तो काम करके पार्टी में आगे बढ़े। तो आप कहना चाहते हैं कि प्रत्युष प्रधान अगर पार्टी में रह करके मेहनत करेंगे हाँ, तभी उन्हें जो है आगे बढ़ना चाहिए। करना चाहिए, बिल्कुल ये ठीक है। आपका मतलब वैसा कोई सपोर्ट उनको नहीं मिलने वाला है राजनीति में? नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए, मेरी समझ से मैं, और ये हमारी पार्टी की भी अपनी गाइडलाइन है। अगर वो पार्टी में काम करना चाहता है, काम करे, तो स्वाभाविक है पार्टी आगे बढ़ाएगी उसको। उसको परिवारवाद कैसे करेगा। माननीय रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ जी, उनके बेटे पंकज सिंह जी, उनके लोग कहते हैं परिवारवाद वहां नहीं, नहीं नहीं, कैसा परिवारवाद। जी। भाई पंकज जी तो एक 2004 से प्रदेश महामंत्री, उनके बेटे वो हैं नीरज जी, वो भी राजनीति में सक्रिय। तो वो गई, वो उनके पिताजी रक्षा मंत्री हैं, तो क्या वो जाकर के कांग्रेस की राजनीति करेंगे? मतलब आपका कहना है कि थोपा नहीं जाना चाहिए, मेहनत करके आगे बढ़ेगा तो ठीक है, करना चाहिए। सर। जैसे आपका नाम लिया जाता है तो कुछ लोग कहते हैं कि रामचंद्र प्रधान एक बाहुबली है, इस पर क्या आपकी? नहीं नहीं, मैं बाहुबली अभी नहीं हूँ, पहले कभी था ना, मैं अब हूँ। मैं तो साधारण सा व्यक्ति हूँ जी। और साधारण तरीके से, हाँ ना, मेरा एक सीधा सा सिद्धांत है जो शुरू से रहा कि मैं किसी के साथ गलत नहीं करता,
और ना मुझसे गलत करे कोई, जी ना मैं किसी को अपशब्द कहूं ना कोई मुझे कहे। भाई हम आपसे बदतमीजी नहीं करते, आप हमसे बदतमीजी क्यों करेंगे? अगर आपको हम खराब बात नहीं कहते तो आप मुझे क्यों कहेंगे? और कहेंगे तो फिर गलत है। तो लोग आपको बाहुबली क्यों कहते हैं? अब लोग क्यों कहते? मैं ऐसा तो कभी कुछ किया करता नहीं। अच्छा, आपके नाम क्या है? रामचंद्र सिंह प्रधान। ये प्रधान नाम कैसे, उपनाम कैसे पड़ गया? अरे प्रधान तो दरअसल क्या है कि मैं यूनिवर्सिटी से ही, हमारे कुछ साथियों ने जब प्रधान बने, प्रधान जी मतलब मतलब कैसे जुड़ा, इसके पीछे की क्या मतलब? जैसे ऐसे ही लोगों ने रख दिया, बुलाना शुरू कर दिया? एक शैलेंद्र सिंह मल थे, हम लोगों के बहुत सीनियर थे, बहुत अच्छे थे। वो अपना तैयारी यारी कर रहे थे तो यही कह रहे थे। तो वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। उन्हीं ने, जैसे होता है ना कि प्रधान माने मुखिया, जी तो हम अपनी टीम के मुखिया थे तो उन्हीं ने उसको प्रधान कह दिया। तो ये उन्हीं का दिया हुआ नाम है, शैलेंद्र सिंह प्रधान, शैलेंद्र सिंह मल्ली का। जी उन्होंने प्रधान कह दिया तो तब से वो, अब आज हम अगर अपना नाम अकेले बताएं तो कोई जान ही नहीं पाएगा। तो धीरे धीरे वो हमारे नाम के आगे जुड़ गया प्रधान। भाजपा ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का सम्मान दिया, क्या आपको नहीं लगता कि पहले दिया जाना चाहिए था, या फिर लेने में हाँ, देरी हो गई? देखिए, कांग्रेस आज चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, या जो भी क्षेत्रीय दल, उनके साथ अगर तालमेल कांग्रेस करती है तो उसका अपना निजी हित है। कांग्रेस कभी क्षेत्रीय दलों के पक्ष में नहीं रही, हमेशा इनके विरोध में रही, और कभी भी क्षेत्रीय दलों को उठने देना भी नहीं चाहती। और यही कारण है कि क्षेत्रीय दल जितना आगे बढ़े उतनी कांग्रेस पीछे चलेगी। इनका, कांग्रेस का कभी भी कांग्रेसियों ने जो कांग्रेस उससे हट करके राजनीति करने चाहा, उसका हमेशा उन्होंने किसी न किसी छल फरेब को करके, गुणा भाग करके उनको हटाने का मिटाने का प्रयास किया। जो उस समय भी राजनीति में आए, चाहे वो बड़े बड़े नेता जयप्रकाश जी हो, चाहे जो लोग हुए, जी बड़े लोग हुए जो कांग्रेस से हट के काम किए, जी उनके हमेशा विरोधी रहे। तो कर्पूरी जी भी उसमें से एक थे। जी वो सोशलिस्ट थे, जी गरीबों पिछड़ों कमजोर व्यक्ति की आवाज थे वो। जी और उनको, और ये कांग्रेस को कभी पसंद नहीं रहा, जी क्योंकि कांग्रेस जब शुरू शुरू में बनी, जी तो जो आज 75 साल बाद जी भी उनकी दशा वही। जी कांग्रेस जब बनी थी तो उस कांग्रेस में जो सांसद हुए, विधायक हुए, कौन हुए? बड़े घराने के लोग, जी जिनका विलय हो गया, जो राजतंत्र खत्म होकर के प्रजातंत्र में शामिल कर लिए गए, जी तो वही राजा जो थे वही सांसद हुए, जी वही विधायक हुए, जी वही मंत्री बने। ये कांग्रेस की पॉलिसी में रहा। जी शेड्यूल कास्ट के लोग तो उनकी मजबूरी थी, क्योंकि बाबा साहब ने जो शेड्यूल कास्ट को दे दिया था आरक्षण, जी तो जब सीटें रिजर्व हो गई तो वहां लड़ाना शेड्यूल कास्ट को ही था। जी तो वो भी उनको, जो जिन लोगों को बनाया उन्होंने, जी तो एक खाना पूर्ति करते रहे। जी और जगजीवन राम थे, जी बड़े नेता हो गए जी बिहार के। जी तो जब जगजीवन राम इस लेवल के नेता हो गए, वो प्रधानमंत्री के दावेदार होने लगे, तो निकाल बाहर हो गए। जी तो कांग्रेसियों ने कभी नहीं, कभी कांग्रेसियों ने हमेशा ऐसे पक्ष के, ऐसे विचारधारा के लोगों को हमेशा पीछे करने का प्रयास किया, जो आज भी कर रहे हैं। पहले क्योंकि उनकी विचारधारा ही ऐसी। तो उसी में कर्पूरी जी थे। कर्पूरी जी 2 बार वो बिहार जैसे प्रदेश के, जिस समय वहां सामंतशाही बहुत हावी हुआ करती थी, जी आज तो नहीं है, पहले तो बहुत रहा ही होगी। जी और ऐसी स्थिति में वो प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे। तो ऐसी स्थिति में उनको भारत रत्न
तो उन्हें देना चाहिए था। वो छोड़ो, आप कोई बड़ी ऐसी शख्सियत को नाम बताइए जी कि जो कांग्रेस की के लोगों ने कांग्रेस की सरकार में उन लोगों को भारत रत्न दिया गया, भारत रत्न जैसे और किसी भी सम्मान दिया गया, जो हमेशा गरीब पिछड़ों की लड़ाई, कमजोर तबके की लड़ाई लड़े हो। ऐसा एक नाम बताइए जिसको कांग्रेस ने सम्मान दिया। पूरी नहीं, कोई किसी को नहीं दिया। जी यहाँ तक कि बाबा साहब को भी सम्मान नहीं दिया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर तो सर्वोपरि है, और उनको तो दुनिया में लोग मानते हैं। जी उनको भी भारत रत्न नहीं दिया। जी उनको भी भारत रत्न तब मिला जब बीपी सिंह की सरकार थी। जी। और अब तो मैं, लेकिन इस समय तो सबसे ज्यादा बाबा साहब संविधान, तो उस समय भी बीजेपी के समर्थन की सरकार थी, तब बाबा साहब को समर्थन मिला, सम्मान। कांग्रेस ने नहीं दिया कभी। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि कांग्रेस अंबेडकर विरोधी है? शुरू से रही, जी जन्मजात रही। वो तो कांग्रेस तो बाबा साहब को फूटी आंखों देखना नहीं चाहती थी, कभी नहीं देखा। बाबा साहब ने जब लड़ाई लड़ना शुरू किया अपने उन कमजोर तबके के लोगों की, तो किससे लड़ रहे थे? कांग्रेस से ही तो लड़ रहे थे। जी कांग्रेस ने तो उन्हें संविधान सभा में जाने से रोकने का प्रयास किया। जी संविधान सभा में भी जब वो पहुंच गए, तो वो उस क्षेत्र से, जिस क्षेत्र से वो बने, उस क्षेत्र को उन्होंने पाकिस्तान में दे दिया कि जाओ पाकिस्तान का संविधान लिखो। जी वो तो बाबा साहब ने फिर जाके इंग्लैंड में जाकर के अपने कहा, तो फिर वो उसको यहाँ जिताया, फिर हम सब किसी तरह संविधान सभा में अंग्रेजों को दबाव बनाए। तो जी कांग्रेसियों ने कब चाहा। जी और जब 1952 में पहला चुनाव हुआ, तो बाबा साहब जब चुनाव लड़े तो इन्हीं का, बाबा साहब का जो पीएस था कालोज का, जी कालोज का, उनको लड़ा दिया। जी इनके खिलाफ वो हरा दिया जी कांग्रेसियों ने, जी अपने टिकट पे लड़ाया। जी। वो तो कहते हैं कि आप लोग संविधान विरोधी हैं। कांग्रेस कहती है कि आप संविधान विरोधी हैं। भाजपा मोदी जी संविधान ही बदल देना चाहते हैं, मोदी जी लोगों का अधिकार ही ले लेना चाहते हैं, वो तो ऐसा कह रहे हैं। कांग्रेस के लोग झूठ फैलाने में बहुत माहिर खिलाड़ी, और झूठ फैला करके ही इन्होंने इस देश में 55 साल राज किया। फिर कामयाब हो गए। नहीं नहीं, कामयाब तो नहीं हुआ अब की बार भी तो काफी सीटें उत्तर प्रदेश में तो बहुतायत हाँ, सीटें। थोड़ा बहुत कम कर दिया। भ्रम असल में क्या है, मैं समझता हूँ कि हमारे देश की जनता बहुत भोली भाली, और किसी भी र्यूमर फैलाना हमारे देश से ज्यादा कहीं नहीं। तो संविधान विरोधी कौन है, भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस। संविधान है उनका जी, संविधान को सबसे ज्यादा अगर संशोधित भी किया है, संविधान को बदलने का प्रयास किया है, तो 55 साल की सरकार में कांग्रेस ने किया। जी नेहरू जी के जमाने में, नेहरू जी के समय बना संविधान, तो फिर उनके सामने सबसे ज्यादा संशोधन हुए नेहरू जी ने किया, फिर इंदिरा जी ने किया, फिर राजीव गांधी ने किया। जी तो इनके समय में सबसे ज्यादा संविधान संशोधन हुआ। जी संविधान का, आप संविधान विरोधी छोड़ो, आप संविधान के, वो चाहते नहीं थे कि बाबा साहब संविधान लिखें, क्योंकि बाबा साहब के दिमाग में तो दलित, पिछड़े, कमजोर वर्ग, जो उन्होंने अन्याय अत्याचार देखा था, जी उसकी लड़ाई लड़ रहे थे। जी और वो लड़ रहे थे इन्हीं से, जी अंग्रेजों से भी इनसे लड़ रहे थे, जी क्योंकि ये लोग नहीं चाहते थे जी कि बाबा साहब संविधान लिखें, और बाबा साहब उनकी लड़ाई लड़े। तो सर सबसे ज्यादा तो बाबा साहेब को मानने वाली बहन मायावती की थी, आपने उनका साथ क्यों छोड़ दिया? ये सवाल रह गया था। नहीं नहीं, मैंने साथ नहीं छोड़ दिया। अब कुछ परिस्थितियां ऐसी आई कि
हो जाता है कभी कभी कुछ गलतफहमी। सर भाजपा में कैसे आपका मन लगा, भाजपा में आने की कैसे आपने सोची? देखिए मैं शुरू से ये चाहता हूँ कि भाई सम्मान जहाँ मिले वहाँ रहना चाहिए। जी तो मुझे लगा कि भाजपा में सम्मान है, और ये भी है कि भाजपा में अपनी बात को आप कह सकते हो फोरम पे। जी और भाजपा ही एक ऐसी पार्टी आज भी है जहाँ परिवारवाद नहीं है, जहाँ एक व्यक्ति विशेष नहीं, एक सामूहिक निर्णय होते हैं। निर्णय क्या होगा वो विषय अलग है, लेकिन आप अपनी बात कह सकते हैं, एक फोरम है आपके पास, अपनी बात रखने का आपको मौका है। तो मुझे लगा कि हमें अपनी बात रखने का, अपनी भाजपा हिंदुत्व की पार्टी कही जाती है सर, इस पर आपका क्या ख्याल है? भाजपा वो कहते हैं कि मतलब ऐसा, मतलब कुल मिला के सार देखा जाए तो उसमें ये आता है कि हिंदू पहले है, बाकी बात। नहीं, ये कब कहा बीजेपी ने? जैसे तो अक्सर बीजेपी नहीं, बीजेपी तो ये कहती है, उनका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जी और सबका प्रयास। जी भाजपा ने, जो हमारी भाजपा के किसी नेता ने, उनकी जो हिंदुत्व, जैसे कि हिंदुत्व की जो विचारधारा है, मतलब जैसे वो पहले तो धीरे धीरे करके हिंदुत्व बना दिया है लोगों ने। जी हिंदुत्व, देखिए हम हिंदू हैं, जी तो ये है, हम तो हिंदू हैं, ये तो हम गर्व से कहेंगे कि हम हिंदू हैं। जी इसमें कौन से, हम किसी दूसरे का अपमान नहीं करते, जी हम अपने धर्म का सम्मान करते हैं, दूसरे का अपमान तो नहीं करते। जी तो बीजेपी अगर हिंदुत्ववादी पार्टी है, ये तो गलत तो कहना। भाजपा से पहले हिंदुओं का क्या अपमान हुआ करता था? हाँ, होता ही था। जी इस देश में हमेशा कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों ने भी तुष्टीकरण की राजनीति की, जी और इन लोगों ने, जैसे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी भी एक मुस्लिम मुस्लिम कह करके जी राजनीति करी, क्योंकि उनका वोट बैंक लेना, उनको जी वोट बैंक की चिंता। बीजेपी ने इसकी चिंता नहीं करी। जी बीजेपी ने अगर इसकी चिंता की होती तो शायद आज इनके ऊपर ही रुकने लगता। जी तो बीजेपी वो ने तो ये, कहते हैं कि आप मुस्लिम विरोधी हैं, अरे सपा भाई वाले। भाजपा मुस्लिम विरोधी नहीं है। जी भाजपा लेकिन एक वर्ग के वोट के लिए उनके पक्ष की बात नहीं करती। भाजपा कहती सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। भाजपा कहती है कि सपा में यादववाद था, मुस्लिमवाद था, और जो है सपा कहती है कि नहीं, आप में भी जातिवाद है। भैया वो क्या कहते हैं उनकी बात छोड़ो, लेकिन भाजपा में ऐसा कभी नहीं, आपको लगता है कि ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। भाजपा में ऐसी कोई बात नहीं। आप भारतीय जनता, अभी सर जैसे मंदिरों के नीचे आजकल हर कोई मस्जिद देखा जाए तो वहाँ दावा हो रहा है, जैसे अभी संभल में ही खुदाई में मंदिर निकला, तो इस पर इस पे ये है, देखिए ये तो आप भी जानते हो और दुनिया जानती है इस बात को, कि इस देश में तरह तरह के लोग आक्रमणकारी आए। सिर्फ हिंदुत्व का उदारवादी होना, हमारे देश को लुटेरों ने बहुत लूटा। जी विदेशी आए, हमारे देश को लूट के चले गए। जी मुगल आए, उन्होंने भी लूटा, लेकिन वो यहीं के हो गए रहे। जी और यहाँ पर एक बार नहीं, कई बार तमाम तरह के हिंदुत्व को खत्म करने का भी प्रयास हुए। जी मुगल आए, उन्होंने कोई बहुत सारे मुस्लिम शासक हुए जिन्होंने बहुत जोर जबरदस्ती के दम पे कन्वर्जन कराया। जी तरह तरह यातनाएं भी दी, जी बहुत लोग उसमें कन्वर्ट भी हो गए, बहुत आज बचे भी। जी तो ये जो राम जन्मभूमि का क्या था, जी वो मंदिर था ना, जी साबित हुआ। जी सुप्रीम कोर्ट के फैसला हुआ, सैकड़ों साल चला मुकदमा, जी उसके बाद आखिर साबित हो गया ना जी कि वहां मंदिर था। जी तो इस तरह के जो हमारे प्रतिष्ठित मंदिर थे, जो राजा जो थे, बादशाह इनके जो मुगल शासक थे या जो लोग थे, इन लोगों ने उन मंदिरों को तोड़ करके वहां पर मस्जिदें बनाई। और जो छोटे छोटे थे, जी
वहाँ जो छोटे मंदिर गांव में थे उनके मंदिरों का जो बहुत सारे, अभी तो देखिए कहीं, अब अगर ठीक तरह सर्वे हो जाए तो बहुत सारी मस्जिदें जो बनी है पुरानी ना, जी सबके नीचे मस्जिद मंदिर निकलेंगे, जी क्योंकि जांच नहीं हुई। जी अब सर्वे हो रहा है, जी मान लो कोर्ट के आदेश, अब मेरठ की बात थी, जी अगर सर्वे हो रहा है, कोर्ट के आदेश से हो रहा है, जी तो सर्वे होने दीजिए ना भाई। जी तो ईंटा पत्थर क्यों चला रहे हो? जी सर्वे में जी तो आपकी मस्जिद तो खुद नहीं रहती। जी अगर सर्वे हो रहा है कोर्ट के आदेश से हो रहा है, इसका मतलब कोर्ट को आप नहीं मानते, भारत के संविधान को नहीं मानते। जी तो मस्जिद से पत्थर चल रहे हैं, मोहल्ले में पत्थर चल रहे हैं, क्यों? अब आगे निकल रहे हैं ना। बहुत सारे मंदिर, सर घरों में लोग कैद किए हुए, बहुत सारे ऐसी चीजें आपको अभी भी मिल जाएंगी, जो अभी मिलेंगी, और अगर जितना ये करेंगे। उनको डर है कि इस सर्वे में कुछ निकल आएगा तो आप वहां मंदिर बना देंगे। अरे भैया, तो क्या है, आप क्यों दूसरे, आप अपनी जगह में बनाइए, मस्जिद मतलब बनाइए। कब्जा की हुई चीजें मुक्त होनी चाहिए। कब्जा की मुक्त होनी चाहिए। मतलब अयोध्या हुई हमारी सिर्फ इस देश में मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से देश का बड़ा नुकसान करने वाले लोग, अगर किसी तुष्टीकरण में, संविधान एक है, देश संविधान से चलता है, नियमों से चलता है, कानून से चलता है, तो संविधान को एक तरफ, वो कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी राजनीति के चक्कर संविधान को भी ताक पर रख देते हैं। जी तो ये तो नहीं चलेगा। जी अगर इसका विरोध भाजपा करती है तो भाजपा संविधान विरोध। जी हम तो चाहते हैं संविधान से चलेगा भाई। हमारे नेता आ रहे हैं, मोदी जी, योगी जी, जो भी है, कोई नेता कहता है कि हम संविधान नहीं मानते? संविधान का उल्लंघन तो तुम ही करते हो। अच्छा सर, एक नारा आजकल बड़ा चर्चित है, अयोध्या हुई हमारी अब मथुरा की बारी। तो आपको भी लगता है कि आप सहमत इस नारे से? हाँ, सहमत है, बिल्कुल सहमत है, क्यों नहीं मथुरा में भी सहमत? अब भव्य मंदिर निर्माण होना चाहिए, होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए मुक्त होना चाहिए। और वहां अगर मस्जिद, मंदिर तोड़ के मस्जिद बना है, मस्जिद बनी है, जी तो क्यों नहीं होना चाहिए? जी तो आपके डर क्यों है? अगर आपके मंदिर नहीं है, जी जो लोग आज तमाशे कर रहे हैं कि सर्वे नहीं होने दे, क्यों? आपको क्यों डर है? जी संविधान में भी साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई जो चीजें हैं वो उनको रहना चाहिए। कटेंगे तो बटेंगे इस पर, सॉरी बटेंगे तो कटेंगे। कटेंगे तो कटेंगे, इसका नतीजा आप देख रहे हैं, दुनिया में का ये प्रमाण है कि जहां बटे हैं वहीं कटे। इस देश में फूट डालो, राजनीति का राज करने वाले लोग अंग्रेज भी थे, मुगल भी थे। तो सबको एकजुट करने वाली पार्टी आपके हिसाब से कौन सी है? हमारी पार्टी ये चाहती है न बटे न कोई कटे। जास्ती करने वाले गुंडे माफियाओं की खैर ने किसी के साथ न कोई जास्ती हो और न कोई जास्ती करे। अच्छा सर, अभी हम लोग कर्पूरी ठाकुर जी की बात कर रहे थे। कर्पूरी जी बिहार के, आपने बताया 2 बार के मुख्यमंत्री रहे, तो आपको नहीं लगता कि प्रदेश सरकार में आपको भी मंत्री बना देना चाहिए? बहुत से लोग, मैं देखता हूँ आपके आवास पे बहुत सारे लोग प्रदेश भर से आते रहते हैं, तो आपको नहीं लगता कि सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार में आपको भी मंत्री बनाया जाना चाहिए? अब देखिए, महत्वाकांक्षा तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये मुझे भरोसा है, मैं जानता हूँ कि सरकार में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि, और जहां तक हमारा सवाल हमारी पार्टी का है, तो बहुत लोगों का एडजस्टमेंट हुआ। एडजस्टमेंट मीन्स, जैसे हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो पार्टी ने कोशिश की जी कि सबको सम्मान मिले, और शासन सत्ता से लेकर पार्टी के संगठन तक जी सबको भागीदारी मिले। जी ये प्रयास पार्टी का ने किया है, और मैं समझता हूँ आगे भी करेंगे। आपके बेटे की शादी बड़ी चर्चा में रही, आप भाजपा में, आपके समधी जी सपा में, हाँ, और उनका साला भी जो है अब तो सांसद हो गया है। हाँ, हाँ। तो ये सर, मतलब क्या, जैसे अभी कुछ दिन पहले तो ऐसा सुनने को मिला कि बसपा के एक नेता थे पश्चिम के, और उन्होंने त्रिभुवन दत्त अम्बेडकर नगर के एक विधायक है, उनकी बेटी से शादी कर ली, तो बहन जी ने उनको पार्टी से निकाल दिया।
आपको तो नहीं कुछ ऐसा नहीं, पार्टी की तरफ से डांट पड़ी? ये नहीं, हमारी पार्टी के नहीं होता। और बल्कि आप उस शादी में देखिए, हमारी पार्टी के सारे नेता थे उसमें, जी। बड़े बड़े नेता सब लोग थे। उनकी पार्टी के भी आए थे? उनकी पार्टी के आए थे, तो उनकी पार्टी के आए थे, हमारी पार्टी के, तो शादी बारात संबंध होना। हमारी पार्टी ने कभी इस तरह की व्यवहार विचार नहीं रखते। हाँ, बसपा में ऐसा होता था, बसपा में हम भी रहे, तो थोड़ा डर लगता था कि दूसरे लोग, जबकि छात्र राजनीति करके आए थे हम लोग, तो हमारे तमाम साथी, कोई सपा में है, कोई भाजपा में है, कोई बसपा में है, कोई कांग्रेस में है, तो इससे बहुत ऊपर उठ करके हमारी पार्टी वैसा नहीं करते। रिश्तेदारी नातेदारी होना एक अलग चीज है, विचारधारा अपनी अपनी अलग अलग है। आपके बेटे भी सर, आप क्योंकि मतलब एक कहा जाए मतलब एक परिपक्व राजनेता आप हैं, कई पदों पे आसीन रह चुके हैं। आपके बेटे भी क्योंकि राजनीतिक बैकग्राउंड से आते हैं, आपकी बहू भी राजनीतिक बैकग्राउंड से आती हैं, तो क्या भविष्य में राजनीति में आने की आपकी बहू की भी संभावना है? अगर उनकी इच्छा होगी तो करें, बाकी कोई इसलिए नहीं कि वो राजेंद्र प्रधान के बेटे हैं, उनकी बहू है इसलिए होगी। लेकिन अगर वो पार्टी में काम करना चाहते हैं, उनकी इच्छा है राजनीति में जाने की, तो पार्टी में काम करना चाहिए, जाए। रामचंद्र प्रधान की एक आकांक्षा क्या है सर आगे चल करके कि कुछ? मेरी ये आकांक्षा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, और जो उनकी इच्छा है, और जो 2047 में देश सर्वश्रेष्ठ देश तो बने, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बने, उसमें हमारी ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों का ये प्रयास होना चाहिए कि उनके साथ उनका साथ दें, और प्रत्येक नागरिक को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, तभी श्रेष्ठ भारत बनेगा। इसमें सबको अपनी अपनी भूमिका निभानी चाहिए। जब देश सर्वश्रेष्ठ होगा, तो आपका परिवार अपने आप सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। अभी संसद में सर कल झगड़ा, परसों कल ही की बात है, प्रताप चंद्र सारंगी जी को चोट लग गई। एक और सांसद थे मुकेश राजपूत जी, भाजपा कह रही कि राहुल गांधी जी ने धक्का दिया। उन प्रताप चंद्र सारंगी ने भी कहा कि उन्होंने मुझे धक्का मार के गिराया। क्या लोकतंत्र के ऐसे मंदिर जहां देश की जो सबसे बड़ी एक तरह से पंचायत कही जाए, वहां पर ऐसा कृत्य होना? हाँ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन जब कोई हताशा और निराशा में होता है, फ्रस्ट्रेट होगा, तो ऐसी घटनाएं करते हैं। जैसे राहुल गांधी, कभी इस देश में कांग्रेस का राज था, 55 साल लगातार की, सब कांग्रेस की, प्रदेश में सरकारें, प्रदेशों में सरकार कांग्रेस की, केंद्र सरकार कांग्रेस की, किसी और का नंबर ही नहीं आता था। आज वो जमाना बदल गया। आज राहुल गांधी प्रयास तो कर ही रहे हैं, तो इनका नेचर रहा, इनके तो छल कपट बेईमानी मक्कारी में तो सब होता है। सपा के पीडीए का आपके पास, आप लोग के पास क्या तोड़ है? वो कहते हैं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक हमारे। सपा कहती है, जी भाजपा करती है। जी। सपा कहती है, जब उनकी अच्छा एक बात था, जब उनकी सरकार रहती है, तब उनको पीडीए में कितने लोग याद आते हैं? तब तो पीडीए में अभी, जब उनको पीडीए फिर उनके पूरा परिवार पीडीए बन जाता है। जी। पहले परिवार उनका, फिर क्षेत्र, फिर समाज, इसके अलावा कौन पीडीए में रहता है? वो तो कहते हैं भाजपा में परिवारवाद है, कल्याण सिंह जी के लड़के और उनके पोते हैं। तो कल्याण सिंह नहीं है ना, जी उनके बेटे सांसद हैं। मैंने कहा ना, भाजपा इस तरह का परिवारवाद की विरोधी नहीं है जी कि अगर हमारा बेटा पार्टी में काम कर रहा है तो टिकट मांगने का हकदार है। जी। अगर काम नहीं कर रहा है, हम गए हमारे बेटे को बना दो, हमारी बीवी को बना दो, हमें बनाने, वो उसका विरोधी है। जी। तो इनके यहाँ तो बताओ कितने काम कर रहे थे? इनके अलावा भी कोई और है क्या? भाजपा में कोई है? जी। टिकट मिलना अलग चीज है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी है, तो नड्डा जी का बेटा बनेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या? राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई दूसरा ही बनेगा।
प्रदेश अध्यक्ष अगर भूपेंद्र चौधरी जी हैं, तो इनके बाद उनका बेटा नहीं बनेगा या उनके परिवार से कोई नहीं बनेगा जी। उसके बाद भाजपा का कोई कार्यकर्ता बनेगा, कौन बनेगा ये नहीं मालूम, बनेगा कोई दूसरा। अभी अयोध्या में राम मंदिर बन गया। राम मंदिर जब नहीं बना था तब बीजेपी का चुनाव में परिणाम अगर देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा मतलब भाजपा के पक्ष में रहा। राम मंदिर बना, कमजोर हो गया। अब की बार का जो रिजल्ट आया वो कम अच्छा आया। क्या मुद्दा खत्म हो गया? देखिए, मुद्दा का विषय नहीं है, एक हजारों साल से पड़ा हुआ था ये मुद्दा, और 500 बरस से तो लड़ाई चल रही थी इसमें। जी। और भगवान राम तो एक आस्था का विषय है, और आस्था में ऐसा भी नहीं है कि जो हमको वोट नहीं करते, हमारे भाजपा को वोट नहीं करते, वो भगवान को, राम को नहीं मानते, ऐसा भी नहीं। लेकिन उसका राजनीतिकरण जो दूसरे दलों ने किया, माहौल बनाया, बिगाड़ा, वो अलग चीज। और उसका एक कारण ये नहीं है, कारण तो भाई हार के कारण बहुत सारे होते हैं, कोई एक कारण नहीं होता। इसलिए थोड़ी कि मंदिर बन गया तो काम खत्म हो गया, इसलिए कि बीजेपी का काम खत्म, बीजेपी हार गई अयोध्या में, ऐसा नहीं। हार के कुछ और भी कारण होंगे और होते हैं। आप सर अयोध्या दर्शन कराए? हाँ, कई बार। सर ऐसा नहीं होता कभी घर में, जैसे आपकी बहू समाजवादी पार्टी से मतलब के परिवार से हैं, मतलब राजनीतिक परिवार से हैं, तो क्योंकि अखिलेश जी ने तो मना किया, सपा के विधायक लोग दर्शन नहीं करने गए, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपकी बहू ने कहा हो कि नहीं अभी दर्शन नहीं करना है? ऐसा नहीं। बाकी देखिए, वो अपनी राजनीति सिर्फ वोट के लिए करते हैं। जी सर। जो नहीं करना चाहिए भाई, और भले ही मंदिर में दर्शन करने न गए हों, लेकिन आस्था उनको भी होगी, मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा। ये निश्चित तौर पे आज जान लीजिए, आपके जीवन जो बता रहा हूँ आपको, कि देश बदल चुका है और बदलेगा। 2047 तक जो भाजपा का प्रयास है, भारतीय जनता पार्टी हो, जो आरएसएस संघ को लोग ये पानी पी पी के घर आते हैं, तो उस पे भी मैं आपको कहना चाहता हूं कि संघ के लोग भी पूरी तरह से देश हित में ही काम करते हैं, देश को समर्पित भाव से काम करते हैं, सेवा भाव से काम करते हैं। उनके कहीं एजेंडे में ये नहीं रहता कि यहाँ 18 करोड़ मुसलमान है तो उनको बाहर कर दो ना। भारतीय जनता पार्टी या संघ, उसकी ये विचारधारा नहीं कि इनको निकाल बाहर कर दो या बाहर कर दो। उनकी विचारधारा ये भारतीयता पे, भारतीय होना चाहिए, पहले राष्ट्रवाद होना चाहिए। अगर हमारे देश का मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी जाति धर्म का हो, ये अपनी जाति धर्म से उठकर पहले राष्ट्रवादी होना चाहिए। यही तो हम सिखाते हैं, यही तो बातचीत करती है जी। फिर राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हम जातिवाद की बात करते हैं। हाँ, ये जरूर चाहते हैं कि देख, कोई भी जाति हो, कोई समाज हो, सबके अंदर एक महत्वाकांक्षा होती, और ये प्रयास भी होना चाहिए देश में सबको, सारे धर्म के लोग, सारे समाज के लोग, सारे लोगों को भी राजनीतिक भागीदारी मिलना चाहिए। तो राजनीतिक भागीदारी मिले, लेकिन राष्ट्रवाद भी रहे ना जी। इसलिए राजनीति ना हो कि ये मुस्लिम है इनको तोड़ दो, ये मुस्लिम राजनीति करना जरूरी है इसलिए इनको दे दो। भागीदारी होना चाहिए और सबको भागीदारी। योगी और मोदी में आप दोनों में से अगर कहा जाए कौन अच्छा नेता है तो आप? दोनों नेता अच्छे हैं। दोनों नेता अच्छे, दोनों मतलब आप नेता किसी को अच्छा नहीं कहेंगे, मतलब किसी को ज्यादा अच्छा नहीं कहेंगे? नहीं, ज्यादा अच्छा का सवाल नहीं। हमारे राष्ट्रीय स्तर पे हमारे नेता मोदी जी हैं, जी। और मोदी जी ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नेता है।
और उनके नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं, जिसमें योगी जी भी उसी उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। अच्छा, राजनीति में व्यस्तता इतनी ज्यादा होती है तो क्या आप परिवार को भी समय दे पाते हैं? बिल्कुल भाई, जो कम हो पाता है लेकिन करते हैं, प्रयास तो करते ही करते मैं हैं। एक बार मिला था प्रत्युष जी से, तो वो कह रहे थे कि पापा से मेरी मुलाकात बहुत कम हो पाती है। मुझे लगता है कि मेरे से ज्यादा तो दूसरे लोग मिल लेते हैं। हाँ हाँ, ऐसा होता है, लेकिन कभी कभी हो जाता है ऐसा। लेकिन मैं आपको परिवार के साथ घूमने उमने भी जाते हैं? कभी कभार, फिल्में देखने का सर आपको शौक है? पहले बहुत था, अब कम हो गया। अब तो हम फिल्में जैसे बड़े दिनों बाद उस दिन देखने गए थे, जी साबरमती। जी इसके पहले कश्मीर फाइल भी देखी थी। जी तो उस तरह से पिक्चर देखना कम हो गया। जी। टीवी रात में कभी आए तो टीवी खोली तो ज्यादातर न्यूज देखी, या कभी कभी पिक्चर भी देखी। आपका पसंदीदा फिल्म स्टार कौन सा है? ऐसा तो मेरा कभी कोई फिल्म स्टार पसंद जैसे नहीं। बहुत से लोग, अमिताभ बच्चन, सनी देओल, शाहरुख खान, सलमान खान या कोई और? बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता मेरा। फिर भी किसी को ज्यादा आप? ये तो बड़ा ऐसा कर दिया सवाल, हमारा कोई ऐसा तो धर्मेंद्र, मिथुन, उस समय के मनोज कुमार, बहुत से ऐसे फिल्म स्टार हैं। उस समय का सबसे अच्छा मुझे हीरो लगते थे, वो आज नहीं है इस दुनिया में, विनोद खन्ना। विनोद खन्ना। अच्छे लगते थे। जी। आपकी दिनचर्या क्या होती है सर? सवेरे जैसे कितने बजे उठ जाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? सवेरे में मैं अक्सर 6 से 6:30 बजे, 6 साढ़े 6 बजे उठ जाता हूँ। जी फिर सुबह अपना जो क्रियाकर्म है, तो फ्रेश फ्रेश होके तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, जो टहलना घूमना एक्सरसाइज और योगा, ये सब करने के बाद अपनी फिर नहा धो के पूरी पूर्णतया राजनीति जो फिर अपना निकल जाते हैं। 2017 और इसके पहले और अब के उत्तर प्रदेश में क्या अंतर है सर? 2017 के पहले, जब योगी जी की सरकार नहीं थी, और आज दूसरा टर्म आपकी सरकार का चल रहा है, क्या अंतर पाते हैं आप? 2017 से पहले और 2017 के बाद जी बहुत फर्क है। और ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ये पूरे प्रदेश का एक एक व्यक्ति ये बात महसूस करता है। 2017 के पहले इस प्रदेश में एक दूसरे तरह का माहौल था। जी इस प्रदेश को बीमारू राज था, गुंडे माफियाओं का प्रदेश कहा जाता था। जी जब हम लोग उस समय भी विधायक रहे, उस समय जब कभी उत्तर प्रदेश की बात आती थी तो हम लोग जब कहें विधायक है तो लगता था कि कोई, उनको लगता था कि जरूर कोई माफियाई टाइप का आदमी होगा। अच्छा, बाहर ये, कहते थे तो ऐसा लोग? हाँ, लोगों की ये धारणा बन जाती थी हमारे प्रति बिना हमें समझे हुए। अगर हमने बताया कि हम विधायक हैं तो निश्चित तौर पे मान लो उसके मन में भाव एक पैदा हो जाता था कि यूपी का विधायक है तो निश्चित तौर पे ये गुंडा माफिया टाइप का व्यक्ति होगा। आज वो धारणा बदली, और उस बदलने का के पीछे जो बहुत बड़ा योगदान इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का। योगी जी ने निश्चित तौर पे कानून व्यवस्था में एक बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन किया। उसकी वजह से तमाम चीजें ठीक हुई, लाइन ऑर्डर ठीक हो गया, तो लोगों का आकर्षण बढ़ा। तो आज जो उद्योग लगाने के लिए लोग उत्तर प्रदेश में लोग आ रहे हैं, आज बहुत सारी चीजें बदलाव दिखती हैं। सपा तो आरोप लगाती है कि आपने कुछ किया ही नहीं, खाली फीता काट रहे हैं। अब वो कह रहे हैं जो अपने उनके हिसाब से नहीं काम हो रहे हैं, उनके हिसाब से वो काम भी हो रहे हैं। जो होने चाहिए, जो उनकी सरकार में होते थे, वो नहीं हो रहे हैं, तो उनको निराशा लग रही है। वो तो कह रहे हैं खाली मंदिर बन रहे हैं। बस उनको मंदिर बनते दिख रहे हैं। अगर
उनकी सरकार में सबसे बड़ा काम उन्होंने सबसे पहले यही किया था, कब्रिस्तान की बाउंड्री कराई थी उन्होंने। तो वो नहीं हो रही, वो नहीं अब इस सरकार में हो रही, तो उनको लग रहा है कोई काम ही नहीं हो रहा। तो वो उनकी राजनीति ही पूरी तुष्टिकरण। एक विधान परिषद सदस्य के रूप में सर आपके क्या प्रमुख कार्य रहे? देखिए, विधान परिषद में चूंकि हम लोग हैं और एक पर्टिकुलर क्षेत्र तो हमारा 2 जिलों का है। जिलों में जो लोग विधायक होते हैं तो एक छोटा विधानसभा का एक क्षेत्र होता है, उसमें उनके काम देखे जाते हैं। हम लोग तमाम योजनाएं अलग जो होती हैं वो हम लोगों से भी मांगी जाती है। विधायक और एमएलए एमएलसी में कोई फर्क नहीं होता। उसमें तमाम जगह हम लोगों ने सड़कें बनवाई, तमाम जैसे अधूरे काम पड़े थे कहीं, वो उन सब चीज़ों का प्रयास करते रहते हैं, किए हैं। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो बरसों से पड़े थे, उनको हम लोगों ने मुख्यमंत्री से मिल करके, विभागीय मंत्रियों से मिल करके बहुत सारे काम कराए और अभी जा रहे थे। बाकी जो विधायक निधि होती है, तो विधायक निधि से भी तो काम कम हो पाते हैं, क्योंकि उसका एक सीमित होता है निधि, और उस निधि में आजकल महंगाई के ज़माने में साला 1 किलोमीटर सड़क बनाई है तो उसी में 30-35 लाख रुपया, 40 लाख रुपया खर्च हो जाता है। तो उस तरह से छोटे छोटे कामों को हम लोग करते हैं, लेकिन जो योजनाओं का लाभ होता है, जो बड़ी बड़ी योजनाएं हमारी सरकार में आती है, जैसे प्रधानमंत्री सड़क योजना, अभी ग्राम सड़क योजना आई, ग्राम विकास की तरफ से आई, तो उन योजनाओं को हम बड़े पैमाने पे कलेक्ट करते हैं, क्षेत्र में जाते हैं, देखते हैं कि क्या जरूरी है, उसको लिख के देते हैं, वो काम होते हैं। और ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी का व्यक्तिगत काम हुआ हो ना हुआ, लेकिन सार्वजनिक काम बहुत हुए हैं, और मैं समझता हूँ ऐसा किसी सरकारों में इतना नहीं हुआ। जो गरीब कमजोर व्यक्तियों के लिए काम हुए हैं और हो रहे हैं, ये बड़े पैमाने पर हो रहे हैं और आगे भी ऐसी उम्मीदें होंगी। अभी जो लोगों को दिखता नहीं है ना, वो इसलिए नहीं दिखता है कि उनको लगता है उनका व्यक्तिगत काम, लेकिन सार्वजनिक जो केंद्र सरकार की योजनाएं, प्रदेश सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं, वो निश्चित तौर पे मान लीजिए गरीब कमजोर तबकों के हित में, और उनका बड़ा लाभ लोगों को हो रहा है। चाहे आयुष्मान योजना बहुत बड़ी योजना है, उस तरह के सैकड़ों ऐसी योजनाएं, बहुत सारी जिनका लाभ मिल रहा है लोगों को। यही कारण है बीजेपी को अभी भी ये पीछे नहीं कर पाएंगे, और ये तय है जी, यह मैं भरोसा है, मुझे भरोसे के साथ मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस और ये समाजवादी पार्टी प्रदेश में, कांग्रेस देश में, इनके मुंगेरी लाल के सपने हो जाएंगे, ये भाजपा को हटा नहीं सकते। 27 में भी सरकार बीजेपी की है। भाजपा की मैं पूरे भरोसे के साथ आपको कह रहा हूँ कि 27 और 22 नहीं, 17 और 27 के जैसा चुनाव हुआ। तो 27 में क्या हम सबको माननीय रामचंद्र प्रधान जी के नाम के नीचे मतलब देखने को मिलेगा कि माननीय विधायक, माननीय विधानसभा सदस्य? हाँ, निश्चित तौर पर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। अरे हम ही नहीं, हम हो ना हो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये तय है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 17 में चुनाव जीती थी, वही 17 दोहराएगी 27 में। आप भी चुनाव लड़ेंगे विधानसभा? पार्टी लड़ाएगी तो जरूर लड़ेंगे। तो आज हमने एक बृहद चर्चा की। हमारे साथ मतलब अब तक वार्ता कर रहे थे श्री रामचंद्र सिंह प्रधान जी, माननीय विधान परिषद सदस्य, और अपना अमूल्य समय देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही हम अगले एपिसोड में मिलेंगे किसी और नए चेहरे के साथ। धन्यवाद।